गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं और आपकी यूनिट सेकंड के अंदर दो टॉपिक आते हैं आपके। फर्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस और आपका इसमें सेकंड टॉपिक आता है रेस्पायरेशन। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट इसका चैप्टर है यूनिट सेकंड का, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। तो इसको स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो हरे पादप होते हैं, ये ग्रीन प्लांट प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और H2O को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं और सह उत्पाद के रूप में क्या निकाल देते हैं? ऑक्सीजन। या फिर ये कहें कि ग्रीन प्लांट में जो क्लोरोफिल उपस्थित है, ग्रीन प्लांट में जो क्लोरोफिल उपस्थित है, ये क्लोरोफिल लाइट की उपस्थिति में जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, इन अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो क्रिया है, ये क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और H2O का कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में कन्वर्जन, या फिर कहें अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थों में लाइट की उपस्थिति में जो कन्वर्जन होता है, वो क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। अब यहाँ प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का पहला महत्व खाद्य पदार्थों के निर्माण में। खाद्य पदार्थों के निर्माण में यहां जो वातावरण की CO2 होती है, प्लस एक तो वातावरण की और दूसरी कौन सी? खुद प्लांट स्वतः के श्वसन की जो CO2 होती है, ये तो वातावरण की CO2 है, और एक श्वसन की CO2, स्वतः के श्वसन की CO2 जो होती है। तो यह दोनों ही प्रकार की CO2 को किस में बदल देता है? कार्बोहाइड्रेट में, C6H12O6 में। पहला इंपोर्टेंस कि यहाँ वातावरणीय CO2 और खुद के श्वसन में जो CO2 निर्मित हो रही है, उन सभी को जल से क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, खाद्य पदार्थों में बदल देता है। ये खाद्य पदार्थ स्वतः के निर्माण में काम आते हैं, और साथ में जो इनके ऊपर आश्रित हैं, जो जीवों के काम आता है। क्योंकि जितने भी शाकाहारी हैं वो सभी किस पर आश्रित होते हैं? प्लांट्स के ऊपर। तो यहाँ खाद्य पदार्थों के निर्माण में काम आ रहा है प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले तो। और ये खाद्य पदार्थ जो निर्मित हो रहे हैं, वो पादप के खुद के बिल्डअप होने में, उसके खुद के शरीर निर्माण में काम आ रहे हैं, और साथ में जो शाकाहारी हैं उनके लिए भोज्य पदार्थों का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। सेकंड, वातावरण को नियंत्रण करने में, वातावरण नियंत्रण में जितनी भी एटमॉस्फेयर की CO2 होती है,
ये CO2 दहन से आ सकती है, कोला, पेट्रोल या पेट्रोलियम कहें, सभी आ जाएंगे पेट्रोलियम में, श्वसन, सभी प्रकार की CO2 को अपने प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करके यहाँ वातावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि वातावरण में बहुत कम मात्रा में CO2 पाई जाती है। अगर अधिक मात्रा में होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, घुटन के कारण मर जाएंगे। तो इस वातावरणीय परिस्थितियों को या फिर वातावरण को शुद्ध करने के काम भी यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। अब इस प्रकाश संश्लेषण का इतिहास क्या है, कैसे पता लगाया, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण को समझाने के लिए या प्रकाश के महत्व को समझाने, पादपों के महत्व को समझाने के लिए यहाँ पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। पहला अरस्तु और थियोफेस्टस, अरस्तु व थियोफेस्टस। अरस्तु और थियोफेस्टस ने बताया कि यहाँ पर जो पादप होते हैं, ये पादप मृदा से सभी पदार्थों को अवशोषित करते हैं। पादप किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? मृदा के ऊपर। सभी के अपने अपने मत थे, सभी ने अपने अपने मत दिए। सेकंड नाम आता है वोन हेलमोंट। वोन हेलमोंट ने सबसे पहले बताया कि यहाँ जो प्लांट होते हैं, ये प्लांट जल से पोषण प्राप्त करते हैं। इसके लिए इन्होंने प्रयोग किया, एक प्लांट को लिया और इस प्लांट का वजन किया और ये वजन आया था इसका 5 पाउंड। अब इस प्लांट को इन्होंने 5 साल तक पोषित किया और 5 साल पोषित करने के बाद में 5 साल बाद जब इस पादप का इन्होंने वजन तोला तो ये 164 पाउंड आया। यहां जिस जगह पर ये प्लांट उगा हुआ था वहां उस मिट्टी में खाली 2 अंश की कमी आई। अब किस आधार पर किया, कैसे किया, वो तो यही जाने। तो 2 अंश की कमी आई। इन्होंने इस आधार पर कहा कि जो पादप होते हैं वो मिट्टी से पोषण प्राप्त नहीं करते, किससे करते हैं? जल के द्वारा। यहाँ जल से ये पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स ने वायु और प्रकाश, जो वायु होती है, वायु प्लस प्रकाश, दोनों ही पादप के लिए आवश्यक होते हैं, ये बताया। वायु और प्रकाश दोनों ही पादप के पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, इनसे ही पादप का पोषण होता है। नेक्स्ट जोसेफ प्रेस्टले। जोसेफ प्रेस्टले ने एक काम किया, एक जार लिया और इस जार में एक पादप लिया, और जार में एक पादप लिया। इस पादप के साथ में यहां पर चूहा लिया, दूसरा जार लिया, यहां पर केवल चूहा बंद कर दिया। कुछ समय बाद देखा कि ये जो चूहा था, ये चूहा कैसा था? लिविंग। और इधर जो चूहा था वो क्या हो गया? कुछ समय बाद मर गया। ये चूहा मर जाता है और ये चूहा जीवित रहता है। तो इस आधार पर जोसेफ प्रेस्टले ने बताया कि जो पादप होते हैं वो वातावरण की वायु को शुद्ध करते हैं। जो वातावरणीय वायु होती है उस वातावरणीय वायु को शुद्ध करने का कार्य करते हैं,
क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इस पादप के साथ में एक एयर टाइट जार था, इसको उठा के धूप में रख दिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो हो रही थी लेकिन बाहर की वायु अंदर नहीं जा रही थी। तो इसीलिए चूहा जीवित था कि चूहा जो अपनी वायु को छोड़ रहा था उसको पादप तुरंत क्या कर रहे थे, शुद्ध कर रहे थे। और इधर शुद्ध करने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए चूहा क्या हुआ, मर गया। नेक्स्ट, जॉन इंजन हाउस, जॉन इंजन हाउस जॉन इंजन हाउस ने बताया, इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि जो प्लांट, सबसे पहले उन्होंने इस चीज को बताया था कि जो प्लांट होते हैं ये प्रकाश की उपस्थिति में, अगर प्रकाश नहीं है तो ये वायु को शुद्ध नहीं है, प्रकाश की उपस्थिति में वायु को शुद्ध करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं। अगर प्रकाश उपस्थित नहीं होगा तो ये प्लांट वायु को शुद्ध नहीं करेंगे। इस चीज को सबसे पहले जॉन इंजन हाउस ने बताया। तो इन्होंने यहाँ प्रकाश ही प्रकाश नहीं होता, प्रकाश यहाँ पर कुछ वर्णक होते हैं। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले वर्णकों की उपस्थिति को भी बताया कि यहाँ पर कुछ वर्णक उपस्थित होते हैं और ये वर्णक प्रकाश की उपस्थिति में वायु को शुद्ध करते हैं। तो सबसे पहले जॉन इंजन हाउस ने वर्णक और प्रकाश दोनों को यहाँ पर उपस्थित बताया और इन्हीं की उपस्थिति में वायु को यहाँ पर शुद्ध होना बताया। नेक्स्ट, जूलियस रॉबर्ट मेयर, जूलियस रॉबर्ट मेयर, जूलियस रॉबर्ट मेयर ने सबसे पहले रिएक्शन के रूप में समझाया था। इन्होंने इस चीज को बताया कि जो CO2 होती है, ये CO2 और H2O दोनों ही प्रकाश की उपस्थिति में यहां रासायनिक पदार्थों का निर्माण करती हैं, यहां पर रासायनिक पदार्थों का निर्माण करती हैं। CO2 और H2O दोनों इस प्रकाश ऊर्जा को, ये क्या है, प्रकाश ऊर्जा, इस प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल रही है, रासायनिक ऊर्जा में। तो यहां इतनी कैपेसिटी होती है इनकी कि ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती हैं। और यहां भी किसकी आवश्यकता होती है, यहां भी कुछ पिगमेंट की आवश्यकता होती है। पिगमेंट के साथ ही ये प्रकाश ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। इसी चीज को सिद्ध करने के लिए लिविंग ने समझाया था। लिविंग ने बताया था कि यहाँ जो जूलियस रॉबर्ट मेयर ने बताया था कि CO2 और H2O प्रकाश ऊर्जा को, CO2 और H2O प्रकाश की उपस्थिति में जो पे प्रकाश ऊर्जा होती है इसको किसमें कन्वर्ट कर देती हैं, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर लिविंग ने बताया था कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनसे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो जाता है। कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो जाता है। यहाँ CO2 आवश्यक होती है और इस CO2 की जो हेल्प करता है वो कौन होता है, जल। यहाँ अकार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या उपस्थित है, CO2। तो यहाँ पर जो अकार्बनिक पदार्थ के रूप में CO2 जो उपस्थित है, यही CO2 किसमें कन्वर्ट हो रही है, कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट हो रही है। और जिसकी हेल्प कौन करता है, जल। यहाँ पर इस कन्वर्जन के लिए जल आवश्यक होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्लैक मैन। एफ ब्लैक मैन। अब तक जितनी भी रिएक्शनों को बताया गया था सारी की सारी कैसे थी, लाइट की उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में थी। तो ब्लैकमैन ने बताया कि सारी रिएक्शन लाइट की उपस्थिति में ही नहीं होती, कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं कि जो लाइट की अनुपस्थिति में होती हैं। जो लाइट की उपस्थिति में होती हैं वो तो प्रकाशीय अभिक्रियाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? प्रकाशीय अभिक्रिया। लेकिन जब नाइट के टाइम में प्रकाश नहीं होता है तो रिएक्शन तो तब भी होती हैं, क्रियाएं तो तब भी होती हैं। तो जो लाइट की एब्सेंस में होती हैं वो अप्रकाशीय अभिक्रियाएं होती हैं। अप्रकाशीय अभिक्रिया होती हैं, जिनको हमने क्या कहा था? डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहले लाइट की अनुपस्थिति में भी क्रियाओं का होना एफ ब्लैकमैन ने समझाया था, और इन्होंने डार्क रिएक्शंस को सबसे पहले खोजा था और बताया था डार्क रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट, रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल, जब आप आगे पढ़ोगे तो यहाँ पर हिल का नाम और भी आएगा। तो इन्होंने बताया कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस जिस वक्त होती है, सबसे पहले ऑक्सीजन का मुक्त होना इन्होंने बताया था। तो CO2 और H2O दोनों मिलकर के यहाँ कार्बनिक पदार्थ का निर्माण तो करते हैं, यहाँ कार्बनिक पदार्थ का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन साथ में सह उत्पाद के लिए के रूप में यहाँ पर ऑक्सीजन मुक्त होती है। कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ यहाँ सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। नेक्स्ट, मेल्विन केल्विन। सबसे ज्यादा पढ़ेंगे यहाँ पर मेल्विन केल्विन को, क्योंकि C3 साइकिल पढ़नी है हमको। तो यहाँ पर मेल्विन और केल्विन और इनके साथियों ने मिलकर के बताया था कि यहाँ पर जो CO2 बनती है, यहाँ CO2 कार्बोहाइड्रेट, जो CO2 है, CO2 और जल दोनों मिलकर के जिस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट विभिन्न स्टेप के जरिए बनती है, विभिन्न स्टेप्स में बनती है, और इन सभी स्टेप को इन्होंने रासायनिक रिएक्शंस के रूप में क्रमबद्ध किया था। क्योंकि जब हम C3 साइकिल पढ़ेंगे तो C3 साइकिल में क्या पढ़ेंगे? C3 साइकिल को केल्विन चक्र भी कहते हैं। तो इन्हीं के सम्मान के उपलक्ष्य में इसका नाम केल्विन चक्र रखा गया था। तो यहाँ पर सभी स्टेप को इन्होंने रासायनिक रूप से, रासायनिक क्रियाओं के रूप में यहाँ पर क्रमबद्ध करके बताया था। तो एक नाम आता है हेज़-स्लैक का। हेज़-स्लैक ने जो उष्णकटिबंधीय प्लांट होते हैं, इन उष्णकटिबंधीय प्लांटों में C4 साइकिल की खोज की थी, जिन्हें हम केम प्लांट भी कहते हैं। तो यहाँ उष्णकटिबंधीय पादपों में केम प्लांट या फिर C4 साइकिल की यहाँ पर खोज की थी। ये तो रहा इनका इतिहास। अब बात करते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण हम इतनी देर से कह रहे हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती क्या है? तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपने फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, या फिर कहें कि क्लोरोफिल में होती है। तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं।
क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना होती है। यहां पर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में पेरीप्लास्टिड स्पेस, क्योंकि एक दूसरे से टच नहीं होती हैं, पेरीप्लास्टिड स्पेस। अब यहां पर थैलेकॉइड होते हैं और ये थैलेकॉइड एक दूसरे के साथ इस प्रकार से जुड़ करके क्या बनाते हैं, ग्रेना तंत्र का निर्माण करते हैं। थैलेकॉइड बंडलों के रूप में हो जाते हैं और ये ग्रेना एक दूसरे से फ्रंट चैनलों के जरिए जुड़े हुए होते हैं। यहां पर एक दूसरे से फ्रंट चैनलों के जरिए जुड़े हुए होते हैं। यहाँ खुद का डीएनए होता है, आरएनए होता है, स्टार्च कण होते हैं। तो ये यहाँ पर एक को क्या बोलेंगे, थैलेकॉइड, और कंप्लीट को क्या बोलेंगे यहाँ पर, ग्रेना। पूरा की पूरा क्या है, ये ग्रेना। इधर ये मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। यहां पर डीएनए, क्योंकि यहां फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए पाया जाता है। तो यह डीएनए, आरएनए, स्टार्च कण, ये सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती है। जो थैलेकॉइड है, इस थैलेकॉइड के अंदर क्या पाए जाते हैं, यहाँ वर्णक उपस्थित होते हैं। थैलेकॉइड को अगर हम खोलकर देखेंगे, आप लोगों ने खूब डिटेल में पढ़ा है इसकी संरचना को, क्लोरोप्लास्ट की संरचना को, तो ये यहाँ थैलेकॉइड के अंदर वर्णक पाए जाते हैं। और इन वर्णकों में ही यहाँ पर क्वांटासोम होते हैं थैलेकॉइड में, और क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल ए के वर्णक उपस्थित होते हैं। और वो क्लोरोफिल ए के वर्णक प्रकाश को अपने की जो रेज होती हैं, या फिर प्रकाश की जो तीव्रता होती है, उसको अवशोषित करके यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पिगमेंट की बात करें क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो यहाँ पर 3 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। पहले होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ये लगभग 7 प्रकार के होते हैं, 6 या 7 प्रकार के होते हैं। दूसरे पाए जाते हैं कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। और तीसरे जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं फाइकोविलेंस, फाइकोविलेंस। तो यहाँ ये 3 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में हेल्पफुल होते हैं, या फिर कहें कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। यहाँ पर जो मुख्य पिगमेंट होता है वो मुख्य पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। यहाँ जो क्लोरोफिल पाया जाता है, जो लगभग 6 या 7 प्रकार के होते हैं, ये होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। यहां पर जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो पाया जाता है क्लोरोफिल ए। जो हायर प्लांट्स होते हैं, जो उच्च वर्गीय प्लांट होते हैं, इन सभी उच्च वर्गीय प्लांट में जो मुख्य रूप से वर्णक पाया जाता है वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए होता है। और यही प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का कार्य करता है। इसके सहायक वर्णक के रूप में यहाँ पर कैरोटीनॉइड्स और फाइकोविलेंस पाए जाते हैं। बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स की, ये अतिरिक्त रूप से पाए जाते हैं, अतिरिक्त रूप से।
मुख्य नहीं होते, अतिरिक्त होते हैं, या फिर कहें कि सहायक वर्णक होते हैं। सहायक वर्णक होते हैं। जब प्रकाश की इंटेंसिटी अधिक होती है, तीव्रता अधिक होती है, तो डायरेक्ट जो क्लोरोफिल एटम्स हैं वो उसको अवशोषित नहीं कर पाते। क्यों? कि अगर इसको ये अवशोषित करेंगे तो विकृत हो जाएंगे, इंटेंसिटी अधिक होने के कारण। तो उनको अवशोषित करने का कार्य कौन करते हैं? ये सहायक वर्णक करते हैं। और ये सहायक वर्णक उस प्रकाश को अवशोषित करके कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? क्लोरोफिल में, या क्लोरोफिल सेंटर पर यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं, ये कैरोटिनॉइड्स दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो होते हैं कैरोटिन और दूसरे होते हैं ज़ैंथोफिल। कैरोटिन और ज़ैंथोफिल दो प्रकार के पाए जाते हैं। कैरोटिन गाजर में देखा था, इसलिए इसका नाम क्या रखा? कैरोटिनॉइड या कैरोटिन। और दूसरे ज़ैंथोफिल प्रकार के पाए जाते हैं। तीसरे जो वर्णक पाए जाते हैं